हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड SCID एग्जाम की तैयारी। दोस्तों एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, दूसरा समय कम है और तैयारी बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे एग्जाम के लिए, तो दोस्तों वो हमने पार्ट ए और पार्ट बी के लिए किए थे। यानी कि 2 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो उसके लिए किया था, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए मैंने एक शब्द में आपको उसका आंसर बताया था। ठीक है, तो आपको उस विकल्प, सही विकल्प बताया था, उसके माध्यम से कि आप सही विकल्प वहां पर चयन करके आए। अब बात आती है उसमें ट्रू और फॉल्स और मैचिंग की। ठीक है, पार्ट ए में जो ट्रू फॉल्स आएंगे, हमारे सत्य असत्य जो आएंगे, उनके लिए किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके से प्रश्न बनेगा, किस टॉपिक से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आती है। तो दोस्तों जो नया एग्जाम पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न आएंगे हमारे, ठीक है, जो कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो पेपर 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि हमारे 6 पेपर हो गए ये। ठीक है, अगर 5 नंबर से लगा लीजिए तो 5 छक्का 30। ठीक है, तो दोस्तों 5 छक्का 30 नंबर के हमें सत्य असत्य आने हैं हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों क्यों ना उसकी तैयारी करें। तो दोस्तों आज हम वही लेकर आए हैं कि किस प्रकार से आपके परीक्षा में ट्रू और फॉल्स यानी कि सत्य असत्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन क्या है हमारे सत्य असत्य के। ठीक है, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों, दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है या नहीं किया गया है। तो दोस्तों दूरदर्श शिक्षा क्या है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में पत्राचार पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों, दूरदर्श शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम दूर रहकर भी अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। जैसे दूर रहकर, घर पर बैठकर, ठीक है, शिक्षा संस्थान से दूर रहकर, ठीक है, जिसमें क्या है कि शिक्षक और छात्र विशेष दूरी होती है उनपे, वे एक दूसरे के संप्रेक्षण में नहीं आते हैं। पत्राचार द्वारा, ठीक है, मैसेज द्वारा, ऑनलाइन हम कह सकते हैं, इन सभी के माध्यम से शिक्षा को पूर्ण किया जाता है। ठीक है, और एक शिक्षा के साथ साथ दूसरी डिग्री को या डिप्लोमा को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों दूरदर्श शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें निश्चित समय नहीं है, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है, आप कभी भी किसी भी समय इस शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पत्राचार पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आदर्शवाद ने व्यक्तिक भेदों को महत्व दिया है। अगर हम बात करें आदर्शवाद शिक्षा जो है हमारी, उस शिक्षा में व्यक्तिक भेदों यानी कि व्यक्तिक विभिन्नताओं को, यानी कि अगर हम बात करें तो शिक्षा, हर शिक्षा प्रणाली में, चाहे वो समावेशी शिक्षा हो, सामान्य शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, सब में व्यक्तिक भेदों को या व्यक्तिक विभिन्नताओं को महत्व दिया गया है। क्योंकि उनके व्यक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति का रुचि, स्तर, क्षमता, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, तो उनकी अधिगम शैली, तो उनके आधार पर हम क्या करते हैं, अलग पाठ्य योजना तैयार करते हैं। लेकिन आदर्शवाद एक ऐसी शिक्षा है जिसमें व्यक्तिक भेदों को महत्व नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, आदर्शवाद शिक्षा या आदर्शवाद ने व्यक्तिक भेदों को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर से रिलेटेड, यानी कि पेपर 7 में पेपर से रिलेटेड होगा, पेपर 8 में पेपर 8 से रिलेटेड टॉपिक्स में से आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैं तो आपको मिक्सअप करा रही हूँ, आपका पेपर 12 का, 11 का, 9 का, 10 का, सबका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डाउन सिंड्रोम बच्चों में गामक समस्याएं पाई जाती हैं। डाउन सिंड्रोम बच्चे, अब आप डाउन सिंड्रोम बच्चों को अज्यूम कीजिए कि डाउन सिंड्रोम बच्चे कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं वे क्या है, पहले तो बौद्धिक अक्षमता का एक नैदानिक प्रकार है।
ठीक है। तो दोस्तों उनमें गामा का क्षमता पाई जाती है। गामा की क्षमता से मतलब है चलने फिरने कूदने चढ़ने उतरने से, ठीक है। उनमें समस्याएं क्या पाई जाती हैं, केवल सीखने में उनकी मंदता होती है, बाकी और कोई समस्या नहीं होती है। अगर हम गामा का क्षमता को देखें तो डाउन सिंड्रोम बच्चों में गामक समस्याएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम बच्चों में गामक समस्याएं नहीं पाई जाती है। अन्य लक्षण होते हैं उनके बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन डाउन सिंड्रोम अगर बच्चों की बात करें तो उन बच्चों में गर्दन छोटी होगी उनकी, ठीक है, आंखें बड़ी होंगी, छोटी छोटी गोल गोल नीचे झुकी हुई चांद के आकार की इस तरीके से होंगी, नाक चपटी होती है उनकी थोड़ी सी। अगर हम बात करें तो हथेली में एक रेखा पाई जाती है, ठीक है। लेकिन उभरी हुई उनकी जीभ भी होती है, कभी कभी डाउन सिंड्रोम बच्चों की उभरी हुई जीभ होती है, कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके से मिलता है, गर्दन बैठी हुई मिलती है उनकी सीमित। और गामा का क्षमता, किसी भी प्रकार की गामा का क्षमता डाउन सिंड्रोम बच्चों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार, ये लक्षण ऑटिज्म वाले बच्चों में पाए जाते हैं। यानी कि इन्होंने ऑटिज्म वाले बच्चों के 2 लक्षण यहाँ दिए हैं। सीमित कौन कौन से हैं, सीमित और दोहराव, यानी कि रिजिटेड बिहेवियर और दोहराव, ठीक है, रेपिटेटिव बिहेवियर। तो ये दोनों व्यवहार अगर हम बात करें तो ऑटिस्टिक बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसी किसी चीज में वो रिजिड होते हैं, खेलने में रिजिड होते हैं, किसी एक प्रकार का खेल, किसी एक व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे, किसी एक टीचर के साथ टीचिंग करना पसंद करेंगे, किसी एक बच्चे के साथ खेलना पसंद करेंगे, किसी एक कमरे में एक बेड पर सोना पसंद करते हैं, ठीक है, किसी एक जगह घूमना पसंद करते हैं, कोई एक चीज खाना पसंद करते हैं। तो रिजिटेड बिहेवियर ऑटिस्टिक बच्चों में पाया जाता है। बाकी रेपिटेड बिहेवियर की बात करें, चाहे वो कोई क्रिया हो गई या कोई शब्द हो गया या कोई सॉन्ग हो गया, तो बार बार उनमें पुनरावृत्ति जैसे व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार, ये लक्षण ऑटिज्म बच्चों में पाए जाते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गणना संबंधी समस्या डिस्कैलकुलिया, यानी कि गणना संबंधी समस्या एक विकार है, एक अक्षमता है जिसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। यह अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है या नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गणना संबंध से मतलब हो गया हमारा जोड़ना, गिनना, घटाना, ठीक है, गुणा करना। तो ये एक गणना संबंधी समस्या है जिसे डिस्कैलकुलिया कहा गया है, डिस्कैलकुलिया, ठीक है। मतलब गणितीय समस्याएं जिन बच्चों में पाई जाती हैं अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में, तो पठन विकार गणित संबंधी जो समस्याएं हैं उसे डिस्कैलकुलिया कहा गया है। जो गणित से संबंधित है वह अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है या नहीं है। तो ये डिस्कैलकुलिया एक अधिगम अक्षमता का प्रकार है। अधिगम अक्षमता के कई प्रकार हैं, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, ठीक है, डिस्मोर्फिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, ठीक है, अफेजिया हो गया, तो बहुत सारे, और डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से है, अफेजिया आपका भाषा से हो गया, डिस्प्रैक्सिया आपके अगर हम बात करें तो गामक से हो गया, और डिस्मोर्फिया भ्रम से संबंधित हो गया, डिस्थीमिया तनाव से संबंधित हो गया, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्याओं से संबंधित हो गया, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से संबंधित हो गया। तो ये सारे कई सारे अधिगम अक्षमता के प्रकार है जिसमें डिस्कैलकुलिया भी एक प्रकार है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज्म दोनों विकार समान हैं, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऑटिज्म दोनों जो डिसऑर्डर है दोनों सेम है या नहीं है। देखिए दोस्तों अगर हम ASD की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म का मतलब सभी समझते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है दोस्तों बहुत सारे विकारों का समूह। स्पेक्ट्रम अगर आप सर्च भी करेंगे तो स्पेक्ट्रम का मतलब समूह है, ठीक है, कोई श्रेणी के अंदर कोई संगठनात्मक समूह, और डिसऑर्डर का मतलब विकार, यानी कि ऑटिज्म का विभिन्न विकारों का समूह। तो सभी प्रकार का ऑटिज्म है, जैसे अगर हम बात करें बेसिकली कि ऑटिज्म के जितने भी प्रकार हैं उन सभी से संबंधित समस्या हमें ASD में देखने को मिलती है, ठीक है। और ऑटिज्म में
अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। किसी को रेट डिसऑर्डर तो केवल रेट डिसऑर्डर होगा, लेकिन अगर हम एएसडी की बात करें, इसमें रेट डिसऑर्डर भी होगा, इसमें एस्पर्जर सिंड्रोम होगा, ठीक है, हेलर सिंड्रोम भी होगा, चाइल्ड इंटीग्रेशन भी होगा, परवेसिव नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड भी होगा इसमें, तो सारे होते हैं इसमें। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, समान नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है, गलत होता है। एएसडी और ऑटिज्म दोनों विकार समान है, तो समान नहीं है, वो एक समूह है और ऑटिज्म अपने आप में एक अकेला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमीडियल टेचिंग जिसे हम बोलते हैं, और निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखिए किसी भी बच्चे को अगर हम उपचारात्मक शिक्षण कर रहे हैं तो उससे पहले आवश्यक है निदान। निदान का मतलब होता है पहचान करना एक तरीके से, या डायग्नोज करना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निदान करेंगे यानी कि डायग्नोज करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, उसके अनुसार जो उसके साथ जो समस्याएं हैं उन समस्याओं या कमियों को पूरा करने के लिए उसका उपचार करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण होना जरूरी है या किया जाता है। तो ये ऑप्शन राइट हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चों को शामिल किया गया है। अब देखिए समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है, लेकिन इन्होंने केवल ये कहा है केवल दिव्यांग बच्चों का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां केवल शब्द आ जाए क्वेश्चन में, आपने वो क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है। अब तक हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड करना, किन्हें स्पेशल बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं, वही चीज उन्होंने स्पेशल बच्चे भी दे दिए, समावेशी शिक्षा दे दी। लेकिन तब समावेशी शिक्षा तब कहलाएगी कि अगर सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होंगे, वरना वो सामान्य शिक्षा हो जाएगी और इसमें केवल दिव्यांग बच्चे होंगे तो विशेष शिक्षा हो जाएगी। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि समावेशी शिक्षा में केवल दिव्यांग बच्चों को शामिल किया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एडीएसडी बच्चों में इमोशनल इश्यूज पाए जाते हैं। संवेगात्मक लक्षण अगर हम बात करें तो एडीएसडी वाले बच्चों में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा मतलब एक जगह रहना पसंद करते हैं। तो उनमें इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, किसी की बात का बुरा लग जाता है, चिड़चिड़ापन जैसा, ठीक है। तो दोस्तों इनमें इमोशनल इश्यूज पाए जाते हैं। सभी नेक्स्ट देखिए सभी प्रकार के ऑटिज्म बच्चों के लक्षण समान होते हैं, यानी कि ऑटिज्म के जो टाइप्स हैं अगर हम देखें, सभी प्रकार के ऑटिज्म के लक्षण, यानी कि ऑटिज्म के जो प्रकार हैं, जैसे हेलर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, पीडीडी हो गया, परवेसिव नॉट अदरवाइज यानी कि, ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका हेलर सिंड्रोम, रेट डिसऑर्डर, ठीक है, सारे जितने भी इसके प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसके, तो इन सभी के लक्षण समान होते हैं या नहीं होते हैं? तो दोस्तों सबके समान लक्षण अलग अलग होते हैं, ठीक है। एस्पर्जर सिंड्रोम का अलग होगा, हेलर सिंड्रोम का अलग होगा, ठीक है, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेशन का अलग होगा, ठीक है। तो सबके लक्षण समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए एडीएसडी बच्चों को सुनने में समस्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव वाले जो बच्चे हैं, क्या इन्हें सुनने में समस्या होती है? देखिए दोस्तों इनको सुनने में समस्या नहीं होती, ये इतने से इतनी भी चीज सुन लेते हैं। अगर मैं बात करूं टैप से अगर एक बूंद पानी भी टपक रहा है तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि हाई फंक्शनिंग होते हैं ये, ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इनको पता चल जाएगा कि वहां से टैप से पानी आ रहा है। सुनने में समस्या नहीं होती है इनको, ठीक है, केवल कम्युनिकेशन इनका बहुत गैप होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डेफिसिट होता है इनका, ठीक है, लेकिन इन्हें सुनने में समस्या नहीं होती है, ठीक है। एडीएसडी वाले बच्चों में सुनने की समस्या नहीं होती है।
पूर्ण रूप से और अच्छा सुन पाते हैं ADHD वाले बच्चे, ठीक है, कहीं भी देखा होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बौद्धिक अक्षमता एक बीमारी या रोग है जिसे ठीक किया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ठीक किया जा सकता है। पहले तो ये एक बीमारी या रोग नहीं है, बौद्धिक अक्षमता एक स्थिति है जिसे सुधार किया जा सकता है, जिसमें लेकिन पूर्ण रूप से इसे ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक स्थिति है और इसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, इसमें कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है बौद्धिक अक्षमता एक बीमारी है, तो बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक इसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, रेड डिसऑर्डर लड़कों में अधिक देखने को मिलता है। तो दोस्तों रेड डिसऑर्डर, अभी मैंने क्वेश्चन सीरीज जो अभी की थी उसमें ही आया था क्वेश्चन कि रेड डिसऑर्डर ज्यादातर हमें लड़कियों में देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सभी प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं में अनैच्छिक गतियां पाई जाती हैं। सभी प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं, अब देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी कौन कौन सी है। फिजिकल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें दोस्तों बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है अनैच्छिक गतियां यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो दोस्तों लेप्रेसी में नहीं है, पोलियो में भी नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी नहीं है, स्पेना बाइफिडा में भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी नहीं है, ठीक है, पार्किंसंस डिसीज में भी नहीं है, ठीक है, और अगर और सारी हैं हमारे डिस्थीमिया में भी नहीं है, ठीक है, और हमारा हीमोफेलिया में भी नहीं है। तो दोस्तों अगर अनैच्छिक गतियां पाई जाती है तो केवल सीपी में मिलती है, हमें सेरेब्रल पालिसी में देखने को मिलती है, वो भी एक उसका प्रकार है। सेरेब्रल पालिसी में प्रभावित अंगों के अनुसार एसेप्टोइड सीपी में हमें अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत होता है कि सभी प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं में अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती हैं। सीपी के अलावा हमें किसी भी अक्षमता में अनैच्छिक गतियां देखने को नहीं मिलती है, वो भी एसेप्टोइड सीपी में देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ऑटिज्म एक अनुवांशिक विकार है। देखिए इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, रिसर्च चल भी रहा है कि ऑटिज्म क्या जेनेटिक है या नहीं है। तो ऑटिज्म दोस्तों जेनेटिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑटिज्म क्या है, बच्चे के ऑटिज्म के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनकी पहचान जन्म के 2 महीने बाद, किसी की 6 महीने बाद, किसी के 3 साल बाद। तो ये जन्मजात और अनुवांशिक विकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, खेल विधि प्रकृतिवाद की देन है। खेल विधि का जन्म प्रकृतिवाद में हुआ या प्रकृतिवाद से हुआ, तो ये ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सीपी बच्चों के लिए प्राथमिक चिकित्सा शारीरिक चिकित्सा है। तो दोस्तों सेरेब्रल पालिसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे पर्सन है उनके लिए फिजियोथेरेपी मोस्ट है, यानी कि अगर हम बात करें सहायक भी है और प्राथमिक चिकित्सा भी है, बहुत ज्यादा सहायक होती है सीपी बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है या नहीं देती है। तो प्रगतिवादी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मांसपेशीय क्षरण जन्मजात होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों वह एक ऐसी स्थिति है जो जन्म के 3 वर्ष के बाद हमें पता चलता है, 3 से कभी कभी 5 वर्षों के बाद हमें पता चलेगा, जो कि एक लगातार धीरे धीरे बढ़ने वाली कमजोरी, ठीक है, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करती है, ठीक है, वह स्थिति है। और ये शारीरिक अक्षमता का प्रकार है और ये जन्मजात नहीं होती है, ये जन्म के 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक के बीच में कभी भी हो सकती है, ठीक है। 5 वर्ष के बाद में नहीं, 5 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक भी इसका कोई भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा।
तो ये गलत है कि मांसपेशीय क्षरण जन्मजात होती है, तो ये जन्मजात या नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैराप्लीजिया में व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। पैराप्लीजिया में व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है। पैराप्लीजिया में व्यक्ति के केवल दोनों पैर प्रभावित होते हैं, तो ये ऑप्शन सारा गलत है हमारा। ठीक है, पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है क्वाड्रिप्लेजिया में पूर्ण रूप से ग्रसित होता है। ठीक है, तो दोस्तों पैराप्लीजिया में केवल व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चनों को किया है, इसी प्रकार से हम पहले इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या है हमारे इसके बाद मैचिंग्स रहते हैं, उनकी भी तैयारी करेंगे। पहले कम से कम इसके भी हम कम से कम 100-150 क्वेश्चन कर ले, ताकि हमें हर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि दिक्कत ना हो किसी भी पेपर में कहीं से भी अगर पूछ लिया जाए। 30 नंबरों का सवाल है भाई, 30 नंबर बहुत होते हैं पास होने के लिए। दोस्तों अगर आपको सही लग रहा है मेरा टीचिंग मेथड, अगर अच्छा लग रहा है क्लास, तो वीडियो को लाइक करें। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से डाउट है तो आप दोबारा मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।